हेलो दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है इसका टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन। आर के नारायण द्वारा लिखी गई रचना है ये। आर के नारायण का जीवन काल रहा था 1906 से 2001 के बीच में। ये रचना आपको यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है 12वीं कक्षा के लिए, उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है। क्योंकि ये रचना थोड़ी लंबी हो गई थी रूपांतर के साथ, तो इसे हमने 2 भागों में रखा है। ये इस रचना का पहला भाग है और इसका जो दूसरा भाग है वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है और साथ ही एक लिंक इस वीडियो में भी मौजूद है। तो आप अगर दूसरे भाग को पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो इस लिंक पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आर के नारायण द्वारा लिखी गई रचना एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। Punctual at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth, and obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmara writing. तो ठीक 12 बजे वो अपना पिटारा खोलता था और उस पिटारे में से वो जो है अपना सारा सामान निकालता था जो उसे चाहिए होता था। उसमें कौड़ियाँ होती थीं, एक चकोर कपड़ा होता था, उस पर कुछ उसने ऐसे कुछ रहस्यमयी नक्शे बने हुए होते थे, एक कॉपी होती थी और पैल्मेरा जो पाम का जो पेड़ होता है उसके कागज़ से बनी हुई पेपर पर कुछ लिखे हुए, मतलब जो राइटिंग्स होती हैं, उसका एक बंडल भी उसके साथ होता था। अब जैसे ज्योतिष वगैरह अपने साथ लेके चलते रहते हैं, वो क्या क्या लिखा पुता रहता है उन पे, तो उनमें से यही जो है राइटिंग का बंडल भी उसके साथ था। हिज फोरहेड वॉज resplendent with sacred ash and vermilion। तो वर्मिलियन कहते हैं सिंदूर को, और sacred ash हो गया आपका भभूत। तो उसने अपना जो ललाट होता है उसका, वो भभूत से और सिंदूर से पुता के रखा हुआ था। and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam। और उसकी जो आंखें थीं उसमें बहुत ही मतलब चमक थी, बहुत तेज चमक थी उसकी आंखों में। which was really an outcome of a continual searching look for customers। और वो चमक इसलिए थी कि वो लगातार वो देख रहा था कि अब कौन फंसने वाला है, कस्टमर जो होता है। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टुक टू बी ए प्रोफेटिक लाइट एंड फेल्ट कंफर्टेड। लेकिन उसकी जो चमक थी वो कस्टमर को क्या लगता था कि ये बाबा, इसकी आंखों में चमक है, ये मतलब जरूर मेरा भविष्य बताएगा। और उन्हें ये सोच के मतलब बहुत आराम मिलता था कि अब तो हमारी जो भवसागर में नैया है वो पार हो गई। द पावर ऑफ हिज आईज वॉज considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks। उसकी आंखों की जो चमक थी वो इसलिए भी ज़्यादा लोगों को लुभावनी कर रही थी, या मतलब उनको आकर्षित कर रही थी, क्योंकि ये एक तो उसका जो ललाट था वो पुता हुआ था सिंदूर और भभूत से, और नीचे की तरफ जो है, आंखों के नीचे की तरफ उसकी मूछें थी, मूछें दाढ़ियां थी जो मतलब उसके गाल से नीचे की ओर बह रही थी। लहाती हुई जो दाढ़ी होती है वो उस हिसाब से उसने रखी हुई थी। अब इन दोनों के बीच में जो आंखें थी उनका फिर अपना ही मजा था, क्योंकि लोगों को लगा भाई देखो बाबा की दाढ़ी है और बाबा के सिंदूर पे पुता हुआ है कुछ, और आंखों में कितनी चमक है, तो ये जरूर मुझे मेरा भविष्य बताएगा। इवन ए हाफ wit's eyes would sparkle in such a setting। और ये जो उसकी वेशभूषा थी, मतलब ये जो सिंदूर, भभूत, दाढ़ी, तो ये अगर किसी थोड़े मंदबुद्धि का कोई इंसान हो और उसे भी ये वेशभूषा या इस रूप में रख दिया जाए तो उसकी आंखें भी लोगों को ऐसी चमकती लगेंगी। टू क्राउन द इफेक्ट ही wound a saffron colored turban around his head। उस पे तुक्का ये कि उसने अपने सर पे एक केसरी पगड़ी भी लपेटी हुई थी। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है सारी चीजों का, मतलब गेरुआ पगड़ी, ललाट पे भभूत, सिंदूर, नीचे बड़ी हुई दाढ़ी, तो ये जो सारी चीजें थी इन्होंने तो काम करना ही करना था। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और डालिया स्टॉक्स। और लोग उसकी तरफ ऐसे खींचे चले आते थे जैसे कि मधुमक्खी कॉस्मस और डालिया फूलों पे आते हैं। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park। वो एक इमली का पेड़ था, वो उस इमली के पेड़ की बहुत बड़ी फैली हुई डालियां थीं, तो वो उसके नीचे बैठता था। और ये जो इमली का पेड़ था वो उस सड़क के किनारे था जो कि टाउन हॉल पार्क से गुजरती थी।
इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज। और ये जगह थी, ये अपने आप में बहुत ही निराली थी। अ सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। और मतलब वहां पे भीड़ उमड़ी पड़ी रहती थी सुबह शाम हर वक्त। और ये जो सिलसिला ये रात तक चलता था। अब ये टाउन हॉल कहते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी का जहाँ ऑफिस वगैरह होते हैं सरकारी, वो हो गया आपका टाउन हॉल। तो वैसे भी लोगों के काम वैसे पड़ते रहते हैं वहाँ पे, और बाजार का एक क्षेत्र हो गया वो, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना वैसे ही लाजिम था। और ये जो सिलसिला बहुत देर तक चलता था। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। और जो सड़क थी वहाँ पे हर तरीके के, ये जो ठेली वाले बेचने वाले, हर तरीके के बंदे वहाँ मौजूद थे। मेडिसिन सेलर्स, दवाई भी बेचने वाले थे वहाँ। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, और ये जो लोहे कबाड़ की जो चीजें हैं वो भी बेचने वाले वहाँ थे। मजिशियन, जादूगर थे। एंड अबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ, और उसके साथ ही एक पुराने सस्ते कपड़े को नीलाम करने वाला बंदा भी वहाँ था। हु क्रिएटेड इनफ डिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन। और ये सब मिलके इतना हल्ला करते थे, इतनी आवाजें लगाते थे कि सारा जो नगर है वो वहां पे आ जाए। नेक्स्ट टू हिम इन vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day। और इसी शोरगुल में उसके साथ ही, जहाँ वो ज्योतिष बैठता था उसके साथ ही फिर एक मूंगफली बेचने वाला आ गया। भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था वो, और वो अपनी चीजों को हर दिन एक नया नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक किसी दिन वो कहता था कि बॉम्बे आइसक्रीम, एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, दिल्ली के बादाम, एंड ऑन द थर्ड राजास डेलिकेसी, और तीसरे दिन वो कहता था राजा के सुंदर पकवान, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब इसी तरह वो बदलता रहता था। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और ढेरों में लोग उसके पास खरीदने के लिए आते थे। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too। और इसी शोरगुल के और इसी भागदौड़ के जो भीड़ के जो लोग थे, उसकी बहुत बड़ी संख्या के लोग इस ज्योतिष के पास भी आते थे। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। और ये जो ज्योतिष था वो शुरुआत अपने बिजनेस की कैसे करता था, मतलब वो एक आग जलाता था, और उससे मतलब वो जो आग थी, जब लकड़ियां जब वो जलती हैं तो वो मतलब क्रैकलिंग साउंड होती है उसकी, मतलब वो चट चट करके जलती थी। और उससे जो धुआं निकलता था वो जो मूंगफली वाले का जो ढेर था उसके ऊपर जाती थी, मतलब उसके ऊपर से ऊपर चली जाती थी। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। इस जगह का जो माहौल था उसका आधा श्रेय तो इसलिए ज्यादा था, मतलब जो जिस तरह का वहाँ माहौल था, शोरगुल था, और जो मतलब बिजनेस करने के लिए एक अच्छी जगह कह लें आप उसे, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वहाँ पे बत्ती नहीं होती थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, और जो जितनी भी वहाँ दुकानें थी वो उनसे जो रोशनी आती थी उसी से वहाँ का काम चलता था। 1 or 2 had हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो के पास वो जो गैस लाइट होती है, आपने देखा होगा जब शादियों में लड़के उठा के चलते हैं कंधों पे, उससे हवा जैसे निकलती है वैसी आवाज आती रहती है। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, और कुछ लोगों ने तो मतलब जो आग होती है सीधी जला के एक मशाल के जैसे वो उस पे टांग दी होती है खंभों पे। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और किसी किसी के पास साइकिल में जो प्रयोग होने वाले जो लैंप्स होते हैं किसी ने उसी से काम चला रखा होता है। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ऑन, और उसमें से एक दो भाग्यवान ऐसे भी थे जिनकी अपनी लाइट ही नहीं थी, वो जो है दूसरों की लाइट से अपना काम चला लेते थे। इट वॉज ए bewildering criss-cross of light rays and moving shadows, और ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली, मतलब अजीब सी जो माहौल था वहां पे, कभी मतलब लाइट दिखाई देती है, कभी परछाई दिखाई देती है, कभी लाइट में परछाई दिखाई देती है। तो ये इस तरीके की अचंभित एक एटमॉस्फेयर वाली जगह थी। This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life। और ये जो चीजें थी इससे ज्योतिष को बड़ा फायदा होता था, क्योंकि पहले तो उसने कभी ये चाहा नहीं था कि वो ज्योतिष बन जाए। तो वो जो है जो सड़कों के किनारे जो बिना ज्ञान के जो ज्योतिष बैठे रहते हैं उन्हीं में से एक था। भभूत भभूत लगा के, कपड़े वपड़े पहन के,
मतलब लोगों को जो बेवकूफ बनाने के लिए बैठे रहते हैं, ये उन्हीं में से एक था। And he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. और उसे लोगों को क्या अपने बारे में नहीं पता था कि मेरा जो अगला मिनट कैसा गुजरने वाला, उसे ये नहीं पता था, तो वो लोगों को क्या बताता। लेकिन ये जो रियलिटी थी सिर्फ उसे पता थी। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे ग्रह जो नक्षत्र है ये मैं बताऊंगा, तो उसे अपने ग्रह और नक्षत्रों के बारे में नहीं पता था, तो वो बेचारे जो उसके कस्टमर है उनके बारे में तो खैर वो क्या जानता। Yet he said things which pleased and astonished everyone. लेकिन फिर भी वो चीजें कहता था जो कि लोगों को सुनने में अच्छी लगती थी और वो आश्चर्य में पड़ जाते थे। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork. और ये क्या था कि वो ये ऐसे कैसे कर पाता था कि अब करते करते बहुत जमाना हो गया था, प्रैक्टिस हो गई थी उसे, उसके बाद में अब वो थोड़ा बहुत मतलब तुक्के भी लगा लेता था कि हाँ ऐसा कहूँगा तो ये ठीक बैठेगा, ऐसा कहूँगा तो ये ठीक बैठेगा। All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. सही में बोला जाए तो ये भी हार्ड वर्क ही था, तो लोगों को मतलब विश्वास दिलाना कि भाई मैं ज्योतिष हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो या तो होने वाला है या हो चुका है तुम्हारे साथ, तो ये भी जो है एक हार्ड वर्क था और उसके लिए उसको जो पैसे मिलते थे वो उसे डिजर्व करता था, वो उसे मिलने चाहिए थे। He had left his village without any previous thoughts or plan. उसने जब अपना गांव छोड़ा था तो ऐसा कोई प्लान नहीं था उसका कि अब मैंने ये करना है या वो करना है। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. और अगर वो गांव में ही रहता तो उसके दादे परदादों ने जो किया था वो भी वही करता, namely tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield ancestral home. तो वो भी वही करता जो गांव घर में उसके दादे परदादे करते आए थे, वो खेत जोतता, शादी करता, उसका जो मक्के का जो खेत था, जो उसका दादे परदादे का घर था, उसी में वो बूढ़ा होता। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ये ऐसा होना लिखा नहीं था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. और वो क्या हुआ कि एक दिन अचानक ही उसे घर छोड़ना पड़ा और वो इतना दूर आ गया जो कि उसके घर से कम 200-300 मील की दूरी पे था। टू ए विलेजर इट इज ए ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन. और किसी गांव में रहने वाले के लिए मतलब इतनी दूर आना, इतने दूर अपने घर से किसी नई जगह पे बसना, ये ऐसा था जैसे उसके गांव और जहां पे वो रहता है अभी उसके बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र हो, मतलब इतनी बड़ी दूरी हो गई थी. ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स. उसने जो है आदमी क्यों परेशान रहता है, जो ये मतलब ये जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो सामान्य आदमी होते हैं, इनकी परेशानियां क्या हैं, उससे उसने थोड़ा बहुत समझ लिया था. वो शादी करते हैं, मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, कि भाई शादी में होता है कुछ, उसके बाद जो पैसे की चिंता रहती है लोगों को, उसके बाद जो है ये झमेले, जो झगड़े, जो टैंगल्स होते हैं, मतलब जो हम मानव के जीवन में जो चीजें होती हैं, इसके बारे में उसने थोड़ा बहुत जान लिया था. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन. और फिर धीरे धीरे जब वो करता रहा, चलती रही ये बातें, उसके समझने का अंदाज भी थोड़ा निखर आया था. विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. और 5 मिनट में उसे पता चल जाता था कि इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या पूछने वाला है और मुझे क्या बताना चाहिए. ही चार्ज 3 पैसे per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. तो वो हर क्वेश्चन के 3 पैसे लेता था और अपना मुंह तब तक नहीं खोलता था कि जब तक कि दूसरा 10 मिनट तक ना बोल चुका हो. Which provided him enough stuff for a dozen answer and advices. और जब वो दूसरा इतना बोल जाता था तो उसे फिर पता चल जाता था इस ज्योतिष को कि मेरे पास इसके लिए अब क्या क्या उपाय हैं या क्या क्या मुझे इसको सलाह देनी है. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. और जब वो मतलब बहुत ध्यान से उसकी हथेली को देखते हुए मतलब वो जब वो भविष्यवाणी करता था कि भाई तुम जितना करते हो ना उसके हिसाब से तुम्हें मिलता नहीं है. 9 out of 10 were disposed to agree with him. 10 में से जो 9 लोग हैं वो कहते थे हाँ भाई तू तो बहुत ठीक बोल रहा है, बहुत बड़ा ज्योतिष है. और ही क्वेश्चनड उसके, या फिर वो पूछता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू. तो कहता था कि तुम्हारे खानदान में कोई औरत है, मतलब दूर की क्यों ना हो,
जो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और क्या करता था, कभी कभी वो चरित्र के बारे में बताता था, उसके सामने बैठा उसके बारे में। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कि भाई तेरी परेशानी इसलिए है कि तू बहुत भला इंसान है, मतलब नेचर, जो तुम्हारा नेचर है वो, इसके कारण तुझे परेशानियां हो रही हैं। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, वरना तू राहु के साथ कैसे है, राहु तेरे घर में आके कैसे बैठ गया है। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा जो स्वभाव है वो चंचल किस्म का है और तुम ऊपर से खराब भी लगते हो। दिस endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior। तो ऐसा क्या है कि वो जो है लोगों के दिल में या अपने कस्टमर के दिल में जगह बना लेता था, क्योंकि हम में से कोई भी बंदा हो उसे ये लगता है कि वो ऊपर से खराब लगता है, लेकिन उसका जो मन है वो बहुत ठीक है। जो ज्योतिष है वो, जो उसकी नॉलेज थी, लोगों की साइकोलॉजी, वो समझ चुका था कि क्या कहने से लोग खुश होते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, जो मैं किसी से भी कहूंगा तो वो लागू जरूर होगी। और वो इन बातों के लिए वो कहता था कि भाई तुम आदमी तो ठीक हो लेकिन तुम्हें लोग गलत समझ लेते हैं, तुम काम तो ठीक करते हो लेकिन तुम्हें उस काम का फल नहीं मिलता, तुम्हारे घर में, खानदान में या किसी बहुत दूर की रिश्तेदारी में कोई औरत है जो तुमसे ठीक व्यवहार नहीं। तो ये जो चीजें कॉमन चीजें हैं और ये कहीं ना कहीं हर किसी के जिंदगी में फिट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था इस रचना का पहला भाग। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इस रचना का दूसरा भाग भी हमारे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और साथ ही ये लिंक इस वीडियो में भी दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे जाके दूसरे भाग को देख सकते हैं। और हमेशा की तरह अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक, अपने विचार हमें ज़रूर दें और जल्द ही आपसे फिर मुलाकात हो।